सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें दोस्तों आपके जितने भी शुरू के चैप्टर्स हैं, अनुपात, समानुपात, घातांक, ब्याज, लॉग, शेयर लाभांश और सेट वाला चैप्टर जो है, यह सभी चैप्टर्स हमने पढ़ लिया था। और हम पढ़ रहे थे आपके गुणनखंड चैप्टर को, फैक्टराइजेशन चैप्टर को, आपके गुणनखंड चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। और इसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो पद होते हैं उनका गुणनखंड हम कैसे करते हैं, उनको गुणनखंडों के रूप में हम किस प्रकार से लिखते हैं, यह मैंने आपको बताया था। कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के, आपको किस प्रकार से कॉमन लेना है, यह सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। अब दोस्तों इस क्लास में हम लोग एक अलग टाइप के व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे कि उसका गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं। अब दोस्तों पिछली क्लास में मुझे एक डाउट देखने को मिला था, वह डाउट मैं पहले क्लियर कर देता हूं। देखिए, जैसे पिछली क्लास में मैंने एग्जाम्पल में 4x + 6 लिया था, मैंने आपको बताया था कि इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। देखिए, दोनों जगह 2 कॉमन मिल जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 2x + 3। ठीक है, यह गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में 2x + 3, यह गुणनखंड हो गया 4x + 6 का। और इसी प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन लिया था 4x + 8। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे भी हम 2 कॉमन लेके इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x + 4। तो इस प्रकार से दोस्तों लिख तो सकते हो, लेकिन आप इस प्रकार से लिखोगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमें मैक्सिमम कॉमन मिलता है, जो बड़ी से बड़ी संख्या हमको कॉमन मिलती है, वह हम कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 4 कॉमन मिल जाएगा दोनों जगह, तो हम 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा x + 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, और जो चर है उसमें बड़ा से बड़ा अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसमें बड़ा से बड़ा हम क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं। अब हम अगला टाइप देखेंगे दोस्तों गुणनखंड में। और दोस्तों जो भी डाउट आप लोग के मन में रहा करे, आप तुरंत कमेंट्स में पूछ लिया करिए, कहीं भी आप लोग हिचकिए मत। ठीक है, अपने अंदर डाउट आप मत रखिए। अगर डाउट आप लोग रखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज होंगे और डरेंगे बाद में। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हर एक डाउट को आप क्लियर करते हुए चलें। ठीक है, अब देखिए हम लोग नया टाइप जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ax² + bx + c। इस प्रकार के व्यंजक का गुणनखंड हम किस प्रकार से करते हैं। अब इस व्यंजक में दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, इस व्यंजक में 3 पद आपको दिख रहे हैं, 3 पद, और इसकी घात जो दिख रही है 2। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं त्रिपद द्विघातीय बीजीय व्यंजक। इसी का गुणनखंड हमको सीखना है, किस प्रकार से इसका गुणनखंड हम लोग करते हैं। तो देखिए आप ax² मतलब इसी प्रकार से कुछ आपको व्यंजक दिए रहेंगे। जैसे अभी हम मान लेते हैं 2x² + 7x + 5, इस प्रकार से हमको दिया रहे तो किस प्रकार से इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे ax² में a क्या है, a कोई कांस्टेंट है, a की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से कुछ भी हो सकती है। x आपको पता ही है, x चर है, और b की भी वैल्यू इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और c की भी वैल्यू इसी प्रकार से, c भी कोई संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से a b c की वैल्यू बदलती जाएगी और ये व्यंजक जो है वह बदलता जाएगा। ठीक है, तो यह एक त्रिपद द्विघातीय व्यंजक हमको मिल गया है। इस प्रकार से अगर हमको बीजीय व्यंजक दिया रहेगा तो हम किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, यह हमें देखना है इस क्लास में। तो देखिए इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें आपको तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जैसे संख्याओं में आप देखेंगे तो संख्या में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, और चर में देखेंगे तो चर में यहाँ तो चर पार्ट है ही नहीं। तो आप किस प्रकार से कॉमन लेंगे, किस प्रकार से इसका गुणनखंड करेंगे, यह देखना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 पद दिए गए हैं, तो यहाँ पे
3 पद से हम 4 पद बना लेते हैं। अब 3 पद से 4 पद हम कैसे बनाते हैं? हम लोग बीच वाले पद को 2 भाग में तोड़ देते हैं, 2 भाग में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे 7x को क्या लिखा जा सकता है? 7x को दोस्तों इस प्रकार से 7 को हम लोग 5 + 2 लिख सकते हैं, 6 + 1 लिख सकते हैं, 8 - 1 लिख सकते हैं, 3 + 4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इस बीच वाले पद को हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 7x को हम लोग लिख सकते हैं 5x + 2x। आप समझ पा रहे होंगे, इस 7 को मैंने 5 + 2 × x लिख दिया था, तो ये 5x + 2x आ गया, ठीक। तो यही विधि यहाँ पे अपनाई जाती है। जो 3 पद हमको दिए रहते हैं, इन 3 पदों को हम लोग क्या करते हैं? बीच वाले पद को 2 पदों में बना करके 3 पद को हम लोग 4 पद बना लेते हैं, ठीक है। 4 पद बनाने के बाद आगे हम लोग कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, तब फिर हमें कॉमन मिलने लगता है और फिर हमें गुणनखंड मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस बीच वाले पद को जो तोड़ के दोस्तों हम 2 पद में बना रहे हैं, इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं मध्य पद का विस्तार करना। मध्य पद का हम विस्तार करके या फिर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। 3 टर्म यहाँ पे हैं और बीच वाले टर्म को हम 2 टर्म में लिख लेते हैं और ये तो टोटल 4 टर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए किस प्रकार से किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे ये जो व्यंजक का फॉर्मेट है, यहाँ पे आप समझिए ax² + bx + c में आप समझिए कि ये जो x² का जो गुणांक है, इसका गुणा हम लोग यहाँ करते हैं c में, मतलब कि a × c हम लोग फाइंड करते हैं और b को इस प्रकार से हम लोग तोड़ते हैं कि जिन 2 पदों में हम b को तोड़ रहे हैं, मान लेते हैं कि b को हम लोग B1 और B2 लिख रहे हैं, ठीक है। B को B1 और B2 2 पदों में तोड़ ले रहे हैं, तो B1 + B2 जो आना चाहिए वो तो इतना ही आना चाहिए, B आना चाहिए, लेकिन जो B1 × B2 आना चाहिए वह किसके बराबर आना चाहिए? B1 × B2 जो आना चाहिए वह A × C के बराबर आना चाहिए। मतलब कि अब इस समीकरण में आप समझिए, इस समीकरण में देखिए x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक यहाँ पे 2 है, ठीक। और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट मतलब ये तीसरा पद है जिसमें कोई चर नहीं होता है, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू 5 है। तो हम लोग इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। 2 × 5 कितना आ जाएगा? 2 × 5 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस बीच वाले पद का जो गुणांक है दोस्तों, उसको हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि उसका जो गुणा आए वह 10 के बराबर आए और जो जोड़ आए वह 7 के बराबर आए, ठीक है। तो इस 7 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? क्या क्या लिखा जा सकता है मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो ये देखिए 5 + 2 लिख सकते हैं, 6 + 1 लिख सकते हैं, 8 - 1 लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि किन 2 पदों में तोड़ने पे गुणा 10 आ रहा है। तो 5 और 2 में अगर तोड़ रहे हैं हम लोग तो 5 × 2 10 मिल जा रहा है, और 6 और 1 में जोड़ेंगे, 6 और 1 में तोड़ेंगे तो 6 × 1 6 ही मिल रहा है, और 8 और -1 में तोड़ेंगे तो 8 × -1 कितना होगा? -8 होगा, और 3 और 4 में तोड़ेंगे तो 3 × 4 कितना होगा? 12 होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों जो हमें गुणा प्राप्त होना चाहिए, जो x² का गुणांक और जो कांस्टेंट है उसका जो गुणनफल 10 आ रहा है, वह लाने के लिए हमें 7 को किस में तोड़ना होगा? 5 + 2 में, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला? हम 7 को 5 + 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 2 × x + 5। देखिए वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, कोई अंतर नहीं है, बस 7 को हमने 5 + 2 लिख दिया है। 5 + 2 ही क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे जो x² का
गुणांक होता है, जो यहाँ पे 2 है उसका गुणा हम लोग करते हैं कांस्टेंट, जो यहाँ पे तीसरा पद है जिसका कोई चर पार्ट नहीं होता है, इन दोनों का गुणा हम लोग करके देखते हैं। तो इन दोनों का गुणा हमको कितना मिल रहा था 10। अब इसके बाद दोस्तों बीच वाले पद का जो गुणांक है उसको 7 को हमको इस प्रकार से तोड़ना था कि जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे 10 आए। तो ऐसे दो पदों में किस प्रकार हम तोड़ सकते हैं, 5 और 2 में हमने लिख दिया है 7 को, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेंज हमने नहीं किया है, बस हम जो बीच वाला पद है उसको तोड़ रहे हैं, उसको स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए आप 2x², फिर इस x का गुणा इन दोनों पदों में होगा, ये हो जाएगा 5x, फिर ये हो जाएगा +2x, फिर ये हो जाएगा +5। अब देखिए अब आपको कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ पे x आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 2x + 5x में से x कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा 5, फिर प्लस। अब इन दोनों पदों में आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है दोस्तों वहां पे 1 कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x + 5, ठीक। तो अब आप देख पा रहे हैं दोनों जगह 2x + 5, 2x + 5 कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं 2x + 5, और यहाँ पे देखिए बचा हुआ है x, तो यहाँ पे हम अगले ब्रैकेट में लिखेंगे x, फिर यहाँ पे बचा हुआ है +1, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। अब देखिए दो पद आ गए गुणे के रूप में, मतलब कि गुणनखंड हो गया है आपका। तो आपको पता चल गया 2x² + 7x + 5 का गुणनखंड हम किस प्रकार से कर सकते हैं। बीच वाले पद को हम लोग तोड़ के दो पदों में लिख देंगे, और किस प्रकार से तोड़ना है इसका नियम भी मैंने आपको बताया कि जो x² का गुणांक है उसका गुणा हम लोग कर लेते हैं कांस्टेंट में, और देखते हैं गुणांक कितना मिल रहा है हमको, गुणनफल कितना मिल रहा है। उसी गुणनफल को ध्यान में रखते हुए हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, तब हमको गुणनखंड मिल जाता है। अब इसी पे आधारित दोस्तों हम लोग कई सारे प्रश्न करेंगे। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए प्रैक्टिस से ही दोस्तों आपको गुणनखंड समझ में आना है, तो आप परेशान नहीं होना है, आपको ये ट्राई करना है कि मुझे अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है x² + 8x + 16। अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न ये आ गया दोस्तों x² + 8x + 16। अब यहाँ पे देखिए x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे x² का तो गुणांक आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे क्या होता है 1 होता है। तो 1x² + 8x + 16 ये इतना लिखा हुआ है, इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, हमें सबसे पहले देखना होता है x² का गुणांक और कांस्टेंट, इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है। तो x² का गुणांक 1, यानी कि a की वैल्यू हमको देखनी रहती है। समीकरण यही तो है ax² + bx + c, a की वैल्यू 1 मिल गई हमको, और इनटू कांस्टेंट c की वैल्यू कितनी है 16, तो ये कितना आ गया 16। a इंटू c की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब b को हमें इस प्रकार से दो पदों में लिखना है कि जो दोनों का गुणा आए वह 16 के बराबर आए और जो जोड़ आए वह 8 के बराबर आए। तो 8 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 धन 1 लिख सकते हैं, लेकिन 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 ही हमको मिलेगा। इसी प्रकार से 6 धन 2 भी लिख सकते हैं 8 को, लेकिन 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 4 + 4 भी लिख सकते हैं, और 4 का गुणा 4 में होता है तो कितना मिलता है 16। अब जिन दो पदों के गुणे से हमें ये मिलेगा 16, उन्हीं दो पदों में हम तोड़ते हैं बीच वाले पद को, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि 8 को हम लोग कितना लिखेंगे, 8 को हम लोग 4 + 4 लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए x² और 8 को हम लिखेंगे 4 + 4,
ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट के बाहर x है फिर 16। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 16। अब देखिए आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आपको x कॉमन मिल जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 4। और फिर यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा x प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, यानी कि यहाँ पे एक 4 बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे x प्लस 4 दोनों जगह है तो x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, और जब x प्लस 4 कॉमन हम लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा प्लस 4, तो ये हो जाएगा प्लस 4। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसका गुणनखंड आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने देख लिया पहले का गुणनखंड, अब हम देखते हैं दूसरे का गुणनखंड। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, फिर से आप जो हमारी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस हिसाब से आप सोचेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -8। ठीक है, माइनस का भी आप ध्यान रखिएगा, तो -8 है तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -8 यानी कि -24। ठीक, तो -24 वैल्यू हमको मिल रही है। तो अब यहां से हमको क्या पता चलेगा दोस्तों, यहां से हमको पता चलेगा कि ये जो 10 है इसको हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि एक पद जो है वह प्लस में आए और दूसरा पद है जो वह माइनस में आए। तो इस प्रकार से तोड़ने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें 10 को उससे बड़ी संख्या के रूप में लिखना होगा। मतलब कैसे, देखिए इस प्रकार से 10 को अगर हम लोग 11 लिख दें तो कितना लिखना पड़ेगा, 11 माइनस 1 लिखना पड़ेगा 10 को। ठीक है, इसी प्रकार से 10 को हम 12 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, 14 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से a इंटू सी की जो वैल्यू आए, a इंटू सी की जो वैल्यू आए नेगेटिव आए, तो वहां पे आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जो हम स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को जो हम स्प्लिट करेंगे उसके जो दो टर्म हमको मिलने चाहिए, उन दो टर्म का भी जो प्रोडक्ट होना चाहिए वह नेगेटिव आना चाहिए। मतलब कि जैसे 10 को हम लोग 5 इंटू 5, अगर 10 को हम लोग 5 और 5 में लिख दें, मतलब 5 धन 5 लिख दें, तो 5 का गुणा 5 25 आ जाएगा। मतलब कि धनात्मक नहीं आना चाहिए, हमको वैल्यू ऋणात्मक लानी है तो एक पद हमको ऋण करना पड़ेगा। यह आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको प्रोडक्ट जो है वह जो गुणनफल है वह हमें -24 चाहिए, तो हमें एक पद माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस लेने के लिए हम लोग 10 से बड़ी संख्या की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए -24 हमको लाना है तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 12 माइनस 2। ठीक है, तो यही हम लोग लिख लेंगे। चलिए देखिए 3x स्क्वायर फिर प्लस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर फिर प्लस x का मल्टीप्लाई होगा 12 में तो ये हो जाएगा 12x, फिर माइनस x का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो ये हो जाएगा 2x फिर माइनस 8। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर एक पद जो है वह नेगेटिव दिया हो तो यहाँ पे जो स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग उसमें भी एक पद नेगेटिव हमारा आ रहा है। मतलब कि 3 के जगह जो 4 पद हम लोग लिख रहे हैं, तो 3 पद में अगर कोई एक पद नेगेटिव है तो जब 4 पद, चौथा पद जो आएगा वह भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, यह मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, यह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए अब हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना हमको कॉमन मिल जाएगा, 3x कॉमन मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे बच जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे 3x स्क्वायर था, इसमें से 3x हमने कॉमन लिया है, फिर प्लस 12x में से हम 3x कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो 12x तो बाहर ही चला जाएगा और 12 में से 3 कॉमन होगा तो बच जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 4। फिर देखिए यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा,
अब तो यहाँ पे हम -2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो -2 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो -2 x में से -2 हमने कॉमन ले लिया तो बच जाएगा यहाँ पे x। फिर -8 में से -2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा +4, ठीक है। क्योंकि -8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 4, तो -2 हम कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे x+4 आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी x+4 दिख रहा है, तो x+4 यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा और यहाँ पे बचा हुआ है 3x, तो यहाँ लिख लेंगे 3x अगले ब्रैकेट में, फिर -2 यहाँ पे बचा हुआ है, तो इतना जो हो जाएगा वह गुणनखंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि त्रिपद द्विघातीय व्यंजक हमको दिए गए हैं, मतलब 3 पद जो हमको दिए गए हैं और 2 घात के जो व्यंजक हमको दिए गए हैं उनको हम लोग 3 पद से 4 पद में बना ले रहे हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से जब हम कर रहे हैं तो हमें बहुत ही आसानी से जो पद हैं वह कॉमन मिल जा रहे हैं और उनका गुणनखंड हम कर ले रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। अब दोस्तों हम करेंगे तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, और दोस्तों सभी प्रश्न जो है वह कुछ कुछ अलग तरीके के मैंने आपको लिए हैं, एक ही तरीके के प्रश्न नहीं है। जितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, सभी तरीके के प्रश्न मैंने यहाँ पे आपके लिए ले लिया है, ताकि कहीं भी आपको डाउट ना आए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना यह आपकी जिम्मेदारी है, तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा सभी क्वेश्चंस की। तो अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है वह है x² - 17x + 66। तो अब देखिए x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1 है और कांस्टेंट है 66। तो 1 का गुणा 66 में कितना आता है, 66 ही आएगा। अब यहाँ पे दिया गया है जो मिडिल टर्म है वह -17, तो -17 को हम लोग किस प्रकार से 2 पदों में तोड़ें कि 66 आ जाए। तो -17 को हम लोग कितना लिख सकते हैं दोस्तों, -17 को हम लोग -11 और -6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से x² - 17 को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 11 धन 6 इंटू x फिर +66। तो इस प्रकार से दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम करेंगे। तो बीच वाला टर्म अगर माइनस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप सॉल्व करके देख लीजिए। माइनस ये हो जाएगा -11x, x का गुणा होगा और ये माइनस का भी अंदर गुणा हो रहा है और x का भी, तो प्लस को माइनस कर देगा, माइनस का गुणा जब अंदर होगा फिर x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6x फिर +66। अब यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x - 11 बच जाएगा और यहाँ पे हमें कॉमन मिलेगा -6 कॉमन हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x - 11 बचा हुआ है ब्रैकेट में, तो जो यहाँ बचता है वही यहाँ भी बचना चाहिए, ठीक है। अगर केवल 6 +6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें -x और +11 मिलेगा, तो क्यों ना हम -6 कॉमन लें, जिससे यहाँ पे क्या बचे x और +16 था, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 11। तो अब देखिए दोनों जगह x - 11 कॉमन मिल जाएगा और यहाँ पे बचा हुआ है x और यहाँ पे बचा हुआ है -6, तो इतना गुणनखंड हमको मिल जाएगा दोस्तों, x - 11 इंटू x - 6, ये गुणनखंड आ जाएगा x² - 17x + 66 का। तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न के तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों 4y² - 12y + 9, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है 4y² - 12y + 9, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पे आपको x की जगह y दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने आपको बताई, जो गुणनखंड हम लोग सीख रहे हैं ax² + bx + c, इस तरीके का गुणनखंड हम सीख रहे हैं, मैंने आपको बताया। तो चर कोई भी हो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ay² + by + c इस प्रकार लिखा हो या az² + bz + c इस प्रकार से लिखा हो, तो यह तीनों जो बात है वह एक ही है,
जो चर है इसमें वह एक ही है, ठीक है। तो आपको चर को देख के डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे x बताया गया है तो मैं x पे ही कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आपको चाहे y लिखा मिले चाहे z लिखा मिले, ठीक है, आपको कोई एक ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इस प्रकार से लिखा होगा 4y² माइनस 12x प्लस 9, ये आपको इसका गुणनखंड करने को नहीं मिलेगा, आपको कोई एक चर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक चर इस प्रकार से जब इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिले तो आप बहुत ही आसानी से, जो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप a इंटू सी निकाल लेते हैं और मिडिल टर्म जो b है उसको स्प्लिट कर लेते हैं दो पार्ट में, उसी प्रकार से आपको कर लेना रहेगा। तो वही नियम यहाँ पे भी हम चौथा प्रश्न जो है आपका इसमें भी लगा लेते हैं और बहुत ही आसानी से इसको भी हम गुणनखंड इसका भी कर लेंगे। तो देखिए 4 का गुणा हो जाएगा 9 में, तो 4 इंटू 9 ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और 12 को हम लोग किस प्रकार से तोड़ें, 12 को अगर हम 6 और 6 में तोड़ लें तो हमें कितना मिल जाएगा 6 इंटू 6 36 और 6 प्लस 6 12, तो ये हो जाएगा 4y² माइनस 12 को लिख लीजिए 6 प्लस 6 इंटू वाई प्लस 9, ठीक। अब ये हो जाएगा 4y² माइनस का गुणा होगा अंदर और y का गुणा इधर से होगा तो ये माइनस 6y और ये भी माइनस 6y फिर प्लस 9। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस 12y लिखा था और यहाँ पे माइनस 6y लिखा हुआ है, तो कोई अंतर नहीं है। माइनस 6y और माइनस 6y को आप जोड़ेंगे तो जोड़ के आप फिर से यही लिख दीजिए 4y² माइनस 12y प्लस 9। तो हम पद जो हमको दिया गया है उसमें कोई अंतर हम नहीं कर रहे हैं, बस जो एक मेथड है कि जो गुणांक है y² का और जो कांस्टेंट है इसका गुणा करके आप देख लीजिए और जो बीच वाला पद है इसको दो भागों में आप लिख लीजिए, तब आपका गुणनखंड हो जाएगा। वही जो नियम है जो हमको पता है रूल, उसी रूल के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो पद दिया गया है उसके वैल्यू में हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो नियम हमको पता है उस नियम से हम गुणनखंड बहुत ही आसानी से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो दिया गया था उसको हमने बीच वाले पद को बस दो पदों में तोड़ के लिख दिया है, ठीक है, कोई अंतर नहीं किया है हमने। तो आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बस हमने एक पद को दो पदों में लिख दिया है, ठीक है। कहीं पे अगर 4 पेंसिल रखी थी तो एक पेंसिल को अलग और 3 पेंसिल को अलग हमने बस रख दिया है और हमने कुछ नहीं किया, वो पेंसिल 4 की 4 ही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको समझना है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो अब आगे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2y कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2y और यहाँ पे बच जाएगा -3, ठीक। फिर यहाँ पे -3 कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ पे बच जाएगा 2y और फिर यहाँ पे बच जाएगा -3। तो अब देखिए यहाँ पे आपको 2y -3 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2y -3 दिख रहा है, तो 2y -3 हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2y बचा हुआ है तो 2y और यहाँ पे -3 तो -3 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसका गुणनखंड हो जाएगा 4y² माइनस 12y प्लस 9 का, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन 15x के पावर 4 प्लस 3x² माइनस 18। अब देखिए दोस्तों पांचवा प्रश्न, यहाँ पे आपको घात में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही होगी। जैसा मैंने आपको फॉर्मेट बताया है कि हम लोग त्रिपदीय द्विघातीय बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं यह सीख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पद तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको घात में 4 दिख रहा है और यहाँ पे आपको घात में 2 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप x² बराबर y मान लेते हैं तो इसको आप देखिए कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 15y² प्लस 3y माइनस 18। तो देखिए वही फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में हम
अभी तक गुणनखंड सीखते आए हैं, ठीक है, तो वही फॉर्मेट है, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली x के टर्म में भी वही रूल लगा के सॉल्व करते हुए आ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे घात 4 और 2 हो गई है, ठीक है। आप वही नियम लगा देंगे, इसका भी गुणनखंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए तीनों पदों में हमको 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो जो पहले ही कॉमन मिल रहा है उसको पहले ही कॉमन ले लेंगे। 15 में से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5 x के पावर 4 फिर धन x स्क्वायर फिर ऋण 18 को कितना लिख सकते हैं 6 गुणे 3, 3 कॉमन हो गया तो ये बच जाएगा यहाँ पे 6। अब यहाँ पे हमें इतना मिल गया। अब आप देखिए कि जो एक्स स्क्वायर का जैसे आप गुणांक देखते थे, यहाँ पे आपको x के घाते 4 का गुणांक कितना है 5 और जो कांस्टेंट है वह कितना है -6। तो 5 गुणे -6 यानी कि कितना आ रहा है -30 आ रहा है। और जैसे आप x का गुणांक को स्प्लिट करते थे, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक को स्प्लिट करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, ठीक है। 1 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, 1 को लिखा जा सकता है 6 - 5। ये आप लिख लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा -30, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, देखिए 3 गुणे 5x के पावर 4 फिर प्लस 1 को हमने लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, ठीक है। तो 6 - 5x स्क्वायर -6 इतना हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए 3, अब ये कितना हो जाएगा 5x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर -6, ठीक। इस प्रकार से ये इतना आ गया। अब हम लोग कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, तो कॉमन लीजिए, देखिए कितना मिलेगा। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 5 की जगह संख्या वैसे ही बच जाएगी और एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा। एक्स के पावर 4 में से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच गया। अब फिर प्लस 6x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन हमने ले लिया है तो बच जाएगा 6। फिर यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए -1 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे बच जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं मझला ब्रैकेट को, और यहाँ पे बाहर 3 है और अंदर हमको देखिए दोनों जगह 5x स्क्वायर प्लस 6 मिल रहा है तो ये हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा हुआ है कॉमन लेने के बाद तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पे -1, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा और यही गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5x स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर -1। यह कॉमन दोस्तों हमको देखने को मिल जाएगा। और इसका एक थोड़ा सा पार्ट और हम कर सकते हैं गुणनखंड, अगर हम करना चाह रहे हैं तो देखिए एक तरीके से इसको और लिख सकते हैं। देखिए 3 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 6 हमने लिख दिया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 दिया गया है तो जब भी एक्स स्क्वायर -1 को कितना लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला हम लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 6 और इसको लिखा जा सकता है x प्लस 1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। तो इतना गुणनखंड दोस्तों हमको मिल जाएगा 15x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18। तो यह आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऐसे ही दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी कर देगा क्वेश्चन, अगर आपसे डिफिकल्ट पूछना चाहेगा तो आपसे यहाँ सीधा सीधा भी पूछ सकता था कि 15x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, यह भी पूछ सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने घातें बढ़ा दी, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। इतने में ही आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ा। मैंने आपको एक्स स्क्वायर को y मान लिया तो आपने देखा होगा कि इक्वेशन तो उसी प्रकार की है जिस प्रकार की हम रूल रेगुलेशन सीखते आ रहे हैं इस क्लास में और करते आ रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपने यहाँ पे देख लिए। अब छठवां क्वेश्चन भी देख लीजिए।
छठवां प्रश्न यहाँ पे है 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको भूलना नहीं है, हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक और कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -1 है, और कांस्टेंट कितना है, 14 है। तो -1 इंटू 14 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 14 हमको मिल जाएगा, -14 हमको मिल जाएगा। और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है -5। ठीक है, इस -5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं दोस्तों, -5 को हम लोग अगर -7 धन 2 लिख दें तो हमको मिल जाएगा, जोड़ने पे -5 और गुणा करने पे -14। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कर लेंगे। तो देखिए 14 -5x को हमने लिखा है 7x, फिर प्लस 2x, तो -7x प्लस 2x कितना हो जाएगा, -5x, फिर -x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन क्या मिल जाएगा, हमें 7 कॉमन मिल जाएगा। और यहाँ पे बचा है 14 में से 7 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2, और यहाँ पे -7x था तो बच जाएगा -x, फिर प्लस यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 -x। ठीक, अब देखिए 2 -x दोनों जगह कॉमन मिल रहा है तो 2 -x कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 7 बचा हुआ है, यहाँ पे प्लस x बचा हुआ है, तो 7 प्लस x। तो इस प्रकार से दोस्तों हमको 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणनखंड मिल गया 2 माइनस एक्स इंटू 7 प्लस एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से किसी भी प्रकार से आपको लिखा हुआ दे दे, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि 3 पद हमको दिए रहेंगे जिसकी घात 2 या 4 भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाला जो x का गुणांक है, उसको 2 पदों में तोड़ के लिख लेना है। मतलब कि टोटल हमको 4 पद मिल जाएंगे। उन 4 पदों में से हमको कॉमन ले लेना है। कॉमन हम लेना स्टार्ट करेंगे तो हमको 2 पद बाद में गुणे के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही गुणनखंड हो जाएगा एट लास्ट। अब इस पे दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। मैंने आपको 6 क्वेश्चन, जितने भी तरीके के डिफरेंट प्रश्न बन सकते थे वह मैंने आपको करा दिए हैं। और कहीं भी दोस्तों आपको डाउट आता है तो आप जरूर मुझसे क्वेश्चन कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो वो सारी चीजें मेरे माइंड में रहेंगी, कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, अगले क्लास में या फिर कहीं भी डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग जरूर बताइएगा यह क्लास आपको कैसी लगी। आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसी प्रकार से आसानी से गुणनखंड टॉपिक को पढ़ पाए। ठीक है, और दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर लीजिए। और आपके 3rd सेमेस्टर के बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट भी हो गए हैं, तो सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपका कंप्यूटर विषय भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही कंप्लीट कराऊंगा उसको। तो आप लोग लगातार देखते रहिए, बने रहिए, सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा, आप परेशान मत होइए। आपके लिए कुछ नई चीजें मैं लेकर के आ रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, इसीलिए मैं अभी क्लासेस पे थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा हूँ। तो आप लोग दोस्तों बने रहिए, आप लोग को जल्द ही एक सरप्राइज मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का भाग। अभी आपने देखा कि कोई बीजीय व्यंजक हमको दिया है तो उसका गुणनखंड हम कैसे करते हैं। अब आपको बीजीय व्यंजक दिए रहेंगे जिसका आपको भाग करना रहेगा एक बीजीय व्यंजक का दूसरे बीजीय व्यंजक में। ठीक है, तो यह किस प्रकार से करते हैं यह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।